कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पश्चिम में थाना बिल्हौर के तहत एक गांव है अलोलापुर। ज्ञान सिंह कमल इसी गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी गीता कमल के अलावा दो बेटे विकास, आकाश तथा दो बेटियां शोभा व विभा थीं। ज्ञान सिंह कमल किसान थे। उनके पास 10 बीघा उपजाऊ भूमि थी, जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। कृषि उपज से ही वह परिवार का भरण पोषण करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। ज्ञान सिंह का बेटा विकास अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने नौकरी पाने के लिए दौड़ धूप की, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो वह पिता के कृषि कार्य में हाथ बंटाने लगा। उसने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया था। ट्रैक्टर से वह अपनी खेती तो करता ही था, दूसरे काम कर वह अतिरिक्त आमदनी भी करता था। विकास किसानी का काम जरूर करता था, लेकिन ठाट बाट से रहता था। ज्ञान सिंह के घर से चंद कदम दूर सुरेश कमल का घर था। उसके परिवार में पत्नी ममता के अलावा दो बेटियां आरती, प्रीति तथा एक बेटा नंदू था। सुरेश और ज्ञान सिंह एक ही कुब्बे के थे और रिश्ते में भाई थे। सुरेश भी किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन दोनों में खूब पटती थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। रस सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। दोनों परिवारों के बच्चों का बचपन भी साथ साथ खेलते बीता था। विकास को बचपन से ही चाचा सुरेश कमल की बेटी आरती से बहुत लगाव था। आरती भी विकास के साथ ज्यादा खेलती थी। दोनों के इस लगाव पर घर वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी तरह खेलते हैं। बचपन के दिन गुजर जाने के बाद विकास और आरती ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनके बीच का लगाव पहले की ही तरह बना रहा। लेकिन उनके नजरिए में बदलाव जरूर आ गया था। अब उनकी चंचलता खामोशी के साथ दूसरा मुकाम अख्तियार कर चुकी थी। उनके दिल में प्यार के बीज अंकुरित हो चुके थे। इसलिए अब जब भी उन्हें मौका मिलता, वे प्यार भरी बातें करते। आरती की आंखों के सामने जब भी विकास होता, वह उसी को देखा करती। उस पल उसके चेहरे पर जो खुशी होती थी, कोई भी देखकर भांप सकता था कि दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। विकास को भी उसका इस तरह से देखना भाता था, क्योंकि उसका दिल भी तो आरती के प्यार का मरीज था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलकता था। वे इस बात को महसूस भी करते थे, लेकिन दिल की बात एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। प्यार का किया इजहार एक दिन विकास आरती के घर पहुंचा तो उस समय वह घर में अकेली थी। आरती को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसे लगा कि दिल की बात कहने का उसके लिए यह सबसे अच्छा मौका है। आरती उसे कमरे में बिठाकर फटाफट 2 कप चाय बना लाई। चाय की चुस्कियों के बीच दोनों बातें करने लगे। अचानक विकास गंभीर होकर बोला, आरती, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो, क्या कहना चाहते हो? आरती भी गंभीर हो गई। आरती, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह प्यार आज का नहीं, बरसों का है, जो आज किसी तरह हिम्मत जुटाकर कह पाया हूं। यह आंखें सिर्फ तुम्हें देखना पसंद करती हैं। मैं तुम्हारे प्यार में इतना दीवाना हो चुका हूं कि अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर विकास ने दिल की बात कह ही दी, जिसे सुनकर आरती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पलकें झुक गईं। होठों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। आरती की हालत देखकर विकास बोला, कुछ तो कहो आरती, क्या मैं तुमसे प्यार करने लायक नहीं हूं? कहना जरूरी है क्या? तुम खुद को दीवाना कहते हो और मेरी आंखों में बसी चाहत को नहीं देख सकते। जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी है। मैंने भी तुम्हें बहुत पहले से दिल में बसा लिया है। डरती थी कि कहीं ये मेरा एक तरफा प्यार ना हो। आरती ने भी चाहत का इजहार कर दिया। आरती की बात सुनकर विकास खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि सारी दुनिया की दौलत आरती के रूप में उसकी झोली में आकर समा गई है। दोनों के बीच प्यार का इजहार हो गया तो फिर एकांत में मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों गांव के बाहर सुनसान जगह पर मिलने लगे। वे एक दूसरे पर जमकर प्यार बरसाते और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की चाहत बढ़ती और प्रगाढ़ होती गई। घर वालों को उन पर किसी तरह का शक इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि दोनों पारिवारिक रिश्ते में भाई बहन थे। इसी रिश्ते की आड़ में वे घर वालों को बेवकूफ बनाते रहे। उनके बीच जो प्यार उपजा था, वह भाई बहन के रिश्ते को भूल गया था। मर्यादाओं में रहते हुए वे जीवन के हसीन ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन उनके संबंध ज्यादा दिनों तक छिपे ना रह सके। एक दिन आरती की मां ममता ने उसकी और विकास की बातें सुन लीं। इसके बाद वह आरती और विकास के ज्यादा मिलने का मतलब समझ गई। शाम को उसने इस बारे में बेटी से पूछा, तो उसने मुस्कुराते हुए कह दिया कि उसका विकास से इस तरह का कोई संबंध नहीं है। ममता ने भी जमाना देखा था। वह समझ गई कि बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए उसने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो आरती को सच उगलना ही पड़ा। उसने डरते डरते कह दिया कि वह विकास से प्यार करती है। इसके बाद ममता का गुस्सा फट पड़ा। वह आरती की पिटाई करते हुए बोली, कुलक्षणी, तुझे शर्म नहीं आई? जानती है वह तेरा क्या लगता है? कम से कम अपने रिश्ते का तो लिहाज किया होता। मम्मी, वह कोई सगा भाई थोड़े ही है, और जब प्यार होता है तो वह रिश्ता नहीं देखता। हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, आरती ने रोते हुए कहा। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है, अभी खींचती हूं तेरी जुबान, कहते हुए ममता ने उस पर लात और थप्पड़ों की बरसात कर दी। लेकिन आरती यही कहती रही कि चाहे वह उसे कितना भी मार ले, वह विकास को नहीं छोड़ेगी। आरती की पिटाई करते करते जब ममता हाँफने लगी, तो एक ओर बैठकर उसे भला बुरा कहने लगी। साथ ही उसने धमकी दी, आने दे तेरे बाप को, वहीं तेरी ठीक से खबर लेंगे। बहुत उड़ने लगी है ना तू, अब तेरे पर कतरने ही पड़ेंगे। आरती सुबकती रही। शाम को जब सुरेश आया तो ममता ने सारी बात उसे बता दी। सुरेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। उसने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर समझाया। उसे भाई बहन के रिश्ते की गहराई बताते हुए कहा कि उसके इस कदम से गांव में रहना दूभर हो जाएगा। किसी के सामने वह सिर तक नहीं उठा सकेगा। पिता के समझाने का हुआ असर वादा कर चुकी थी। अब उसके सामने एक ओर पिता की इज्जत थी, तो दूसरी ओर वह प्यार था, जिसके लिए वह कुछ भी करने का वादा कर चुकी थी। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंची कि वह घर वालों की इज्जत के लिए अपने प्यार को एक सपने की तरह भुलाने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने पिता से वादा कर लिया कि अब वह विकास से नहीं मिलेगी। यह बात करीब 1 साल पहले की है। आरती की पिटाई वाली बात विकास को पता चल चुकी थी। उसके मन में इस बात का डर था कि कहीं चाचा सुरेश यह शिकायत उसकी मां से ना कर दें। इसी डर की वजह से उसने आरती के घर जाना बंद कर दिया। दूसरी ओर आरती उसे भुलाने की कोशिश करने लगी थी, इसलिए उसने भी विकास की देहरी नहीं लांघी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि दोनों लंबे समय से एक दूसरे को प्यार करते आ रहे थे। इसलिए उनकी यादें जहन में घूम रही थीं, जो उन्हें विचलित कर रही थीं। विकास का मन आरती से, मैं मुलाकात का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। प्रेमी से मिलने के बाद आरती अपने पिता से किए गए वादे को भूल गई। वह भी विकास से खूब बातें करना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी मां या पिता ना आ जाए। इसलिए उसने विकास से कहा, विकास, इससे पहले कि यहां कोई आ जाए तुम चले जाओ। विकास वहां से चला गया। प्रेमिका से मिलकर उसे बड़ा सुकून मिला था। 2 से 3 दिन बाद उसने एक मोबाइल फोन खरीदकर आरती को दे दिया। इसके बाद आरती चोरी छिपे विकास से बातें करने लगी। इससे उनके मिलने में आसानी हो गई। इस तरह उनका प्यार पहले की तरह ही चलने लगा। लेकिन उनका चोरी छिपे मिलने मिलाने का यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। एक रात अचानक आरती की मां ममता की आंखें खुलीं, तो उसने आरती को चारपाई से गायब पाया। बेटी की तलाश में वह छत पर पहुंची, तो वह वहां उसे कुर्सी पर बैठी देखकर चौंकी। मां की आहट पाते ही आरती ने प्रेमी से चल रही बातचीत बंद कर दी और मोबाइल फोन छिपाने लगी। ममता ने उसे कुछ छिपाते देख तो लिया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसने क्या छिपाया है। उसने आरती से इतनी रात को छत पर अकेली बैठने की वजह पूछी, तो वह सकपका गई। तब उसने पूछा, तूने अभी क्या छिपाया है? दिखा। कुछ नहीं छिपाया है मम्मी, आरती घबरा कर बोली।
ममता ने कोई चीज रखते हुए देखा था। बेटी की बात सुनकर ममता को लगा कि वह झूठ बोल रही है। उसने आरती के सीने पर हाथ डाला तो वहां मोबाइल देखकर पूछा, "ये किसका मोबाइल है और किससे बातें कर रही थी?" "किसी से नहीं मम्मी," आरती सकपकाकर बोली। बेटी के झूठ बोलने पर ममता समझ गई कि वह विकास से ही बातें कर रही थी। इसका मतलब वह जरूर हमारी आंखों में धूल झोंक कर उससे लगातार मिल रही है। ममता ने रात में हंगामा करना उचित नहीं समझा। सुबह उसने सारी सच्चाई पति को बता दी। सुरेश कमल समझ गया कि बेटी को कितना भी समझा ले, वह विकास से मिलना नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि समाज में उनकी बदनामी हो, उसने उसके हाथ पीले करने का फैसला कर लिया। आरती की मां ममता ने भी अपनी जेठानी गीता से उसके बेटे विकास की शिकायत कर दी। ममता की शिकायत पर गीता को बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उसने ममता को भरोसा दिया कि वह विकास को समझाएगी। गीता ने विकास से इस बाबत बात की तो डरने के बजाय उसने बेबाक कह दिया कि वह आरती से प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। विकास की दो टुक बात सुनकर गीता को आश्चर्य हुआ। तब गुस्से में उसने उसे दो तीन थप्पड़ जड़ दिए और बोली, "तुझे अपनी बहन के साथ शादी करने की बात कहते हुए शर्म नहीं आई?" लेकिन विकास अपनी जिद पर अड़ा रहा। मां के गुस्से का उस पर कोई असर न पड़ा। इधर सुरेश कमल अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी के लिए लड़का खोजने लगा तो आरती घबरा उठी। उसने एक रोज किसी तरह विकास से मुलाकात की और बताया कि उसके घर वाले जल्द ही उसका रिश्ता तय करने वाले हैं, लेकिन वह किसी और की दुल्हन बनने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करेगी। उसने जो वादा किया है वह जरूर निभाएगी। आरती की शादी की बात सुनकर विकास भी घबरा गया। उसने कहा, "आरती, तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर तो एक ही रास्ता बचा है।" "वह क्या?" आरती ने पूछा। "यही कि हम साथ जीने मरने का वादा पूरा करें।" "शायद तुम ठीक कहते हो विकास।" इसके बाद दोनों ने एक साथ आत्महत्या करने का निश्चय किया। प्यार की विदाई। 3 जनवरी 2021 की रात 10 बजे जब घर के लोग सो गए, तब आरती ने विकास को फोन करके बात की। विकास ने उसे बताया कि वह घर से निकल रहा है। वह गांव के बाहर अनिल के बाग में उसका इंतजार करेगा। जितनी जल्दी हो सके आ जाए। आरती ने कमरे में सो रहे अपने माँ बाप पर एक नजर डाली। फिर चुपके से दरवाजे की कुंडी खोलकर घर के बाहर आ गई और तेज कदमों से अनिल के बाग की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह बगीचे में पहुंची तो आम के पेड़ के नीचे विकास उसका इंतजार कर रहा था। पेड़ के नीचे कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। उसके बाद विकास ने पेड़ की डाल में रस्सी बांधकर 2 फंदे बनाए। फिर एक एक फंदा गले में डालकर दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए। इधर सुबह ममता की आंखें खुलीं तो आरती को चारपाई पर ना पाकर उसका माथा ठनका। उसने घर बाहर आरती की खोज की, लेकिन कुछ पता न चला। उसने सोचा, कहीं विकास आरती को बहला फुसलाकर भगा तो नहीं ले गया। वह विकास के घर जा पहुंची। विकास भी घर से गायब था। अब दोनों के घर वाले विकास और आरती की खोज करने लगे। ज्ञान सिंह, सुरेश अपने साथियों के साथ दोनों की तलाश में गांव के बाहर अनिल के बाग में पहुंचे तो उनके मुंह से चीख निकल गई। विकास और आरती पेड़ की डाल से बंधी रस्सी के सहारे फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। इसके बाद तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग घटनास्थल पर आ गए। ममता और गीता अपने बच्चों को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर फफक कर रो पड़ीं। इसी बीच गांव के किसी युवक ने थाना बिल्हौर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी प्रेम नारायण वाजपेयी घटनास्थल आ गए। उनकी सूचना पर ईएसपी पश्चिम अनिल कुमार तथा सीओ अशोक कुमार सिंह भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा दोनों के घर वालों से पूछताछ की। मृतक विकास की उम्र 22 वर्ष के आसपास थी तथा मृतिका आरती की उम्र 20 साल थी। निरीक्षण के बाद दोनों शवों को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए हैलट अस्पताल भिजवा दिया गया। थाना प्रभारी प्रेम नारायण वाजपेयी को पूछताछ से पता चला कि विकास और आरती प्रेमी प्रेमिका थे। घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर ना था, अतः दोनों ने आत्महत्या कर ली।
थाना प्रभारी वाजपेयी ने आत्महत्या प्रकरण को थाने में दर्ज तो किया, लेकिन दोनों की मौत हो जाने से प्रकरण को बंद कर दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। लाश पहाड़ी की तलहटी में पड़ी थी, जो काफी हद तक सड़गल गई थी। लाश देखकर ही लग रहा था कि इसकी मौत कई दिनों पहले हुई है। पुलिस ने जब बारीकी से लाश का निरीक्षण किया, तो उसके शरीर और सिर पर चोट के निशान थे। इससे पुलिस को लगा कि शायद इसकी हत्या की गई है। पुलिस को लाश से थोड़ी दूर पर एक मोबाइल फोन, जूता और चश्मा पड़ा मिला। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह सामान मरने वाली लड़की का ही होगा। आज की घटना पुणे, महाराष्ट्र की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दर्शना पवार की लाश तो मिल गई थी, पर उसके दोस्त राहुल का अभी भी कुछ पता नहीं था। इसलिए अब पुलिस की जांच दो दिशाओं में बंट गई। एक ओर पुलिस राहुल को खोज रही थी, तो दूसरी ओर पुलिस अब यह पता कर रही थी कि दर्शना की मौत कैसे हुई। अगर यह दुर्घटना है, तो दुर्घटना कैसे हुई? अगर हत्या हुई है, तो किसने और क्यों दर्शना की हत्या की? राहुल का फोन भी स्विच्ड ऑफ था, इसलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। दर्शना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ हो गया कि उसकी मौत दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के जो निशान मिले थे, वे दुर्घटना के नहीं थे, बल्कि किसी नुकीली चीज द्वारा चोट पहुंचाए जाने के थे। पुलिस को तो पहले ही हत्या की आशंका थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से साफ हो गया कि दर्शना की हत्या की गई थी। अगर दुर्घटना हुई होती, तो राहुल उसके साथ ही था। चोट उसे भी लगती, वह किसी अस्पताल में होता, या फिर दर्शना के घायल होने या पहाड़ी में नीचे गिरने की सूचना देता। पर वह तो गायब था, इसलिए पुलिस को अब उस पर ही शक होने लगा। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर का एक कस्बा है, कोपर गांव। दर्शना अपने मम्मी पापा के साथ यहीं रहती थी। उसका एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पापा अहमदनगर की एक शुगर मिल में ड्राइवर थे और माँ घर संभालती थीं। दर्शना पढ़ने में ठीक ठाक थी, इसलिए मम्मी पापा उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे थे। वे सोचते थे कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। उन्होंने जिस तरह अभावों भरा जीवन जिया है, कम से कम वैसा जीवन उसे नहीं जीना पड़ेगा। इसीलिए वे तमाम परेशानियों को झेलकर उसे पढ़ा रहे थे। अहमदनगर से पढ़ाई पूरी करने के बाद दर्शना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी। अहमदनगर से यह संभव नहीं था। इसके लिए उसे पुणे जाना पड़ता, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाली अच्छी कोचिंग वहीं थी। मम्मी पापा उसे पुणे भेजने में थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरे, वे बेटी को अकेली इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब इसके लिए मदद की दर्शना के एक दोस्त राहुल हंडोरे ने। वैसे तो राहुल हंडोरे मूल रूप से नासिक की सिन्नार तहसील के शाह गांव का रहने वाला था, लेकिन उसने बचपन से ही अहमदनगर में रहकर दर्शना के साथ ही पढ़ाई की थी। बचपन से ही दोनों साथ पढ़े थे, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती थी। राहुल दर्शना के घर भी आता जाता था, इसलिए जब दर्शना के घर वाले उसे पुणे भेजने में हिचके, तो राहुल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुणे जा रहा हूं, इसलिए आप लोग दर्शना को निश्चिंत होकर भेज दीजिए। मेरे रहते दर्शना को वहां कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। राहुल घर के सदस्य जैसा हो गया था, इसलिए दर्शना के मम्मी पापा उसे पुणे भेजने के लिए राजी हो गए। उन्होंने दर्शना से कहा, देखो बेटा, जैसे तैसे हम अपना काम चला लेंगे, पर तुम्हारे करियर में किसी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। इस तरह दर्शना अपने अरमान पूरे करने पुणे आ गई। महाराष्ट्र का पुणे शहर शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। जिस तरह दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए तमाम कोचिंग सेंटर खुले हैं, वैसा ही कुछ पुणे में भी है। इसी वजह से लोग इसे स्टूडेंट्स का शहर कहते हैं, क्योंकि तमाम कोचिंग सेंटर होने की वजह से उस इलाके के ज्यादातर लड़के लड़कियां तैयारी के लिए यहां आकर रहते हैं। दर्शना भी राहुल के साथ पुणे आकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगी।
तैयारी में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए दर्शना जी जान से जुट गई। अपने मकसद में सफल होने के लिए उससे जितनी मेहनत हो सकती थी, वह उतनी मेहनत करने लगी। अपना करियर बनाने के लिए उसने एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिर इसका परिणाम भी अच्छा ही आया। दर्शना की लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि इस साल के महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी का रिजल्ट आया तो दर्शना का तीसरा स्थान था। इस तरह उसका चयन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में हो गया था। दर्शना के पापा एक मामूली कर्मचारी थे। उनकी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की तो अब लोग बेटी के नाम से उन्हें भी जानने लगे। उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो तपस्या की थी, बेटी की इस कामयाबी से उन्हें उसका फल मिल गया था। लोग बेटी की तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ ही यह भी कह रहे थे कि आप भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली है। दर्शना के इस तरह नौकरी पाने से उसके घर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। चारों ओर उसकी इस कामयाबी की चर्चा हो रही थी। इसकी वजह यह थी कि वह नीचे स्तर से इस ऊंचाई पर पहुंची थी। यही वजह थी कि उसकी इस कामयाबी के लिए उसे जगह-जगह सम्मानित किया जा रहा था, जिससे उसके साथ-साथ घर वालों का मान भी बढ़ रहा था। इसी क्रम में दर्शना को सम्मानित करने के लिए सदाशिव पेठ स्थित उस कोचिंग वालों ने भी बुलाया, जिस कोचिंग में पढ़कर दर्शना को यह कामयाबी मिली थी। चयनित होने के बाद दर्शना कोपरगांव स्थित अपने घर चली गई थी। कोचिंग द्वारा बुलाए जाने पर दर्शना 9 जून 2023 को एक बार फिर पुणे आई और इस बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ ठहरी, क्योंकि चयन होने के बाद उसने अपना कमरा छोड़ दिया था। 11 जून को कोचिंग सेंटर वालों ने दर्शना को सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद कोचिंग के प्रबंधक ने उससे अपने बारे में कुछ कहने के लिए कहा, तो दर्शना ने जो बातें कहीं और जिस तरह कहीं, वे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रेरणादायक तो थीं ही। उसकी इन बातों से वे सभी भी बहुत प्रभावित हुए, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ नहीं समझते। उसकी बातों से उन लोगों की समझ में आ गया कि ज्ञान सचमुच बलवान बनाता है। इससे दर्शना को और तमाम लोग भी जान गए। दर्शना द्वारा कही गई बातों का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया, जिससे दर्शना का तो मान बढ़ा ही, उस संस्थान की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई जहां पढ़कर दर्शना ने यह कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद दर्शना पुणे में ही अपनी सहेली के यहाँ रुककर दोस्तों से मिलती रही। 12 जून को उसने अपनी सहेली से कहा कि आज वह अपने दोस्त राहुल हंडोरे के साथ राजगढ़ और सिंहगढ़ का किला देखने जा रही है। उसने ये बात फोन करके अपने पेरेंट्स को भी बता दी थी। दर्शना को किला देखने जाने से किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि दर्शना ने खूब मेहनत की है, तभी उसे यह सफलता मिली है। इसलिए थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा और पढ़ाई की थकान भी उतर जाएगी। दर्शना जिस राहुल हंडोरे के साथ जा रही थी, वह वही राहुल है जिसके साथ वह अहमदनगर में पढ़ी थी और पुणे में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आई थी। उसके साथ कहीं जाने में घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि दोनों पुराने और घनिष्ठ मित्र थे। फिर अब दर्शना खुद हर तरह सक्षम और समझदार हो गई थी। वह खुद अपना अच्छा बुरा सोच सकती थी। दर्शना को तो नौकरी मिल गई थी, पर राहुल का अब भी कुछ नहीं हुआ था। वह अब भी तैयारी ही कर रहा था, साथ ही अपना खर्च चलाने के लिए पुणे में प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था। 12 जून की सुबह दोनों राजगढ़ का किला देखने के लिए बाइक से निकल गए। दर्शना और राहुल के दोस्तों और घर वालों को पता था कि दोनों किला देखने गए हैं, पर जब शाम को इनके घर वालों ने हालचाल जानने के लिए फोन किया, तो दोनों के ही फोन स्विच्ड ऑफ बता रहे थे। फिर तो दोनों के ही घर वाले घबरा गए। उनके दोस्तों से पता किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक दोनों लौट कर ही नहीं आए हैं। इसके बाद तो दोनों के ही घर वाले बेचैन हो उठे, क्योंकि दर्शना की जहां अच्छी भली नौकरी लग चुकी थी, वहीं राहुल भी पढ़ने में ठीक ठाक था और मेहनत से तैयारी कर रहा था। इसलिए उसके घर वालों को भी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसे भी कोई न कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी।
दर्शना और राहुल के बारे में जब कुछ पता नहीं चला और न ही उनके फोन चालू हुए, तो अगले दिन उनके घर वाले उन्हें खोजने के लिए पुणे आ गए। अपने हिसाब से उन्होंने दोनों को पुणे में खोजा। किले में भी गए, पर उनका कुछ पता नहीं चला। अब दोनों के ही घर वालों की बेचैनी और बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। जब दोनों ही परिवार उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तो 14 जून 2023 को दर्शना के घर वालों ने थाना सिंहगढ़ में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी, तो राहुल के घर वालों ने थाना मालवाड़ी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। दर्शना अपनी कामयाबी से उस इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसे लगभग हर कोई जानने लगा था। गांव वाले भले न जानते रहे हों, पर शहर और कस्बे का तो लगभग हर कोई उसे जानता था। इसलिए जब एक तरह से पूरे इलाके में सेलिब्रिटी हो चुकी दर्शना की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, तो पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि मामला गंभीर और रहस्यमयी था। इसलिए थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच पुलिस भी इस मामले की जांच में लग गई। क्राइम ब्रांच ने दर्शना और राहुल की खोज के लिए 5-5 पुलिस वालों की 5 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। ग्रामीण पुलिस इस मामले में जी जान से लगी थी, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। 19 जून को किसी अजनबी ने पुलिस को सूचना दी कि किले के पास पहाड़ी के नीचे तलहटी में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दर्शना और राहुल की गुमशुदगी दर्ज थी। वे दोनों किले से ही गायब हुए थे। इससे पुलिस को लगा कि कहीं यह लाश दर्शना की तो नहीं है। तुरंत दर्शना के घर वालों को बुलाया गया। लाश देखते ही दर्शना के घर वालों पर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वह लाश दर्शना की ही थी। परिवार की सारी खुशियां पल भर में दुख में बदल गईं। सभी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी। लाश देखकर पुलिस यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि यह मामला हत्या का है या दर्शना के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि लाश की स्थिति बहुत खराब थी। अब तक वह काफी हद तक सड़गल चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसलिए जब एक तरह से पूरे इलाके में सेलिब्रिटी हो चुकी दर्शना की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, तो पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि मामला गंभीर और रहस्यमयी था। इसलिए थाना पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच पुलिस भी इस मामले की जांच में लग गई। क्राइम ब्रांच ने दर्शना और राहुल की खोज के लिए 5-5 पुलिस वालों की 5 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। ग्रामीण पुलिस इस मामले में जी जान से लगी थी, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। 19 जून को किसी अजनबी ने पुलिस को सूचना दी कि किले के पास पहाड़ी के नीचे तलहटी में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दर्शना और राहुल की गुमशुदगी दर्ज थी। वे दोनों किले से ही गायब हुए थे। इससे पुलिस को लगा कि कहीं यह लाश दर्शना की तो नहीं है। तुरंत दर्शना के घर वालों को बुलाया गया। लाश देखते ही दर्शना के घर वालों पर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वह लाश दर्शना की ही थी। परिवार की सारी खुशियां पल भर में दुख में बदल गईं। सभी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी। लाश देखकर पुलिस यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि यह मामला हत्या का है या दर्शना के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि लाश की स्थिति बहुत खराब थी। अब तक वह काफी हद तक सड़गल चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच पुलिस को किले के पास एक होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज मिली, जिसमें सुबह करीब 8:30 पर दर्शना राहुल के साथ बाइक से किले की ओर जाती दिखाई दी। पर दिन के करीब 10 बजे राहुल किले की ओर से लौटा, तो बाइक पर अकेला ही था, यानी लौटते समय दर्शना उसके साथ नहीं थी। इससे साफ हो गया कि दर्शना के साथ जो कुछ भी हुआ, वह किले के अंदर या उसके आसपास ही हुआ था, जबकि राहुल जिंदा है और फोन बंद करके फरार है।
अब तक जो पुलिस को शक था, राहुल के इस तरह फोन बंद करके लापता होने से विश्वास में बदलने लगा था। इसलिए पुलिस ने अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया। पर उसका पता कैसे चले, क्योंकि उसने अपना फोन तो बंद कर रखा था। इस बीच पुलिस ने पता किया कि राहुल का खर्च कैसे चलता था। घर वाले पैसे देते थे तो कैश देते थे या बैंक के माध्यम से भेजते थे। पूछने पर घर वालों ने बताया था कि वह अपना खर्च चलाने के लिए प्राइवेट नौकरी करता था। उसका बैंक में अकाउंट है, कंपनी का वेतन उसी में आता था। पुलिस का सोचना था कि राहुल अगर जिंदा है तो उसे खर्च के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही होगी। खर्च के लिए वह एटीएम से पैसे जरूर निकालता होगा। पुलिस ने जब इस बारे में बैंक से पता किया तो पता चला कि राहुल ने अपने बैंक अकाउंट से एटीएम द्वारा दिल्ली से पैसे निकाले थे। राहुल को दिल्ली में कैसे पकड़ा जाए? पुणे पुलिस इस बात पर विचार कर ही रही थी कि उसका फोन कुछ देर के लिए चालू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन पता की तो वह कोलकाता की थी। पता चला कि उसने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके बात की थी। उस रिश्तेदार से राहुल ने क्या बात की थी? जब पुलिस ने रिश्तेदार से पूछा तो उसने बताया कि राहुल कह रहा था कि अब वह पुणे कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसका उसके एक दोस्त से झगड़ा हो गया है। इसलिए उसने पुणे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। राहुल की लोकेशन कोलकाता की मिली थी। इससे पहले कि पुलिस कोलकाता जाती या वहां की पुलिस से संपर्क करती, राहुल की लोकेशन मुंबई की मिली। फिर तो पुणे पुलिस ने राहुल को फोन की लोकेशन के आधार पर मुंबई के अंधेरी स्टेशन से 27 जून 2023 की रात को गिरफ्तार कर लिया। राहुल को पुणे लाकर अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 3 जुलाई तक के लिए रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में राहुल ने दर्शना की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बाइक और वे कट्टर भी बरामद करा दिए थे, जिनका उपयोग उसने दर्शना की हत्या में किया था। राहुल ने हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो एसपी ग्रामीण अमित गोयल की मौजूदगी में राहुल को पत्रकारों के सामने पेश किया गया, जहां उसने दर्शना की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। साथ साथ पढ़ाई करते और उठते बैठते राहुल हंडोरे को दर्शना से प्यार हो गया था। पर उसने कभी अपने प्यार का इजहार दर्शना से किया नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जब उचित समय आएगा तब वह दर्शना से दिल की बात कह देगा। उसके लिए उचित समय तब आता जब उसकी कहीं नौकरी लग जाती। दर्शना उसके मन की बात जानती थी। उसे भी राहुल पसंद था, पर उसके मन में यही था कि जब दोनों की नौकरी लग जाएगी तब दोनों शादी कर लेंगे। दोस्ती दोनों में थी ही। वे एक दूसरे से हर बात उसी तरह शेयर करते थे जैसे कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से करता है। जब दर्शना की नौकरी लग गई और राहुल की नहीं लगी तो दर्शना राहुल से दूर होने लगी। घर वालों ने उसके लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी राहुल को हुई तो उसने दर्शना के सामने ही उसके मम्मी पापा से विवाह के लिए बात की। दर्शना के मम्मी पापा ने उसके साथ दर्शना का विवाह करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने दर्शना की ओर देखा तो दर्शना की नजरों में उसे पेरेंट्स की बात में सहमति नजर आई। इस तरह राहुल ने दर्शना के साथ विवाह का जो सपना सालों से संजोया था वह टूट गया। इससे राहुल को बेइज्जती सी महसूस हुई। वह वहां से तो चुपचाप चला आया, पर उसने मन ही मन दर्शना से बदला लेने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि दर्शना उसकी नहीं तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। अब वह मौके की तलाश में था। 11 जून को पुणे में दर्शना को कोचिंग सेंटर वालों ने सम्मानित करने के लिए बुलाया तो राहुल भी वहां उससे मिलने गया। अगले दिन उसने दर्शना के साथ वेल्हाहा तहसील स्थित रायगढ़ और सिन्हागढ़ किला घूमने का आयोजन किया तो दर्शना उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि अच्छा दोस्त होने की वजह से वह उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। यह बात दर्शना ने अपने दोस्तों और घर वालों को बता भी दी थी। अगले दिन यानी 12 जून को दोनों सुबह राजगढ़ और सिन्हागढ़ के किलों की ट्रैकिंग के लिए निकल गए। राजगढ़ के किले के अंदर एकांत पाकर राहुल ने एक बार फिर दर्शना से विवाह की बात छेड़ दी। तब दर्शना ने साफ कह दिया कि वह वहीं विवाह करेगी जहां उसके घर वाले चाहेंगे। राहुल तो ठान कर ही आया था
कि उसे अपने अपमान का बदला लेना है। इसीलिए तो वह दर्शना की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में कट्टर लेकर आया था। दर्शना के मना करने पर राहुल ने उस पर कट्टर से हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। दर्शना की हत्या करने के बाद राहुल ने उसकी लाश उठाकर पहाड़ी के नीचे तलहटी में फेंक दी। उसी के साथ उसके फोन, चश्मा, जूते आदि भी फेंक दिए और फिर वहां से अपने फोन को स्विच ऑफ करके अकेला ही लौट आया। कमरे पर बाइक खड़ी करके वह फरार हो गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 जुलाई 2023 को राहुल को फिर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।